भरत नाम का एक मुफलिस किसान था जो रोजाना अपनी सब्जियां फरोख्त करने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी अता फरमाई है मुझे। रोज इतनी मेहनत, अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भरत के घर में उसकी बीवी पूनम और उसके 2 बच्चे थे, रोहन और प्रिया। सारा खानदान खुश था, बस भरत ही अपनी जिंदगी से नाखुश था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजदूरी। ऊपर वाले ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा खानदान दिया है, ये क्या किसी दौलत से कम है? लेकिन दौलत तो नहीं दी ना। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि एक रोज वो हमें ढेर सारी दौलत अता फरमाएगा, आप देख लेना। मैं उसी रोज के इंतजार में हूँ। खैर, भरत ने अपनी ज़राअत जारी रखी और वो शहर के बाजार में भी सब्जियां फरोख्त करता रहा, लेकिन वो अपने इन हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर ऊपर वाले को कोसा करता था। एक रोज की बात है, भरत हमेशा की मानिंद सब्जियां फरोख्त करने शहर आया था। वो सड़क पार कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। भरत को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसका पूरा खानदान परेशान था। बच्चों, अब्बा दुरुस्त हो जाएंगे, तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। अब्बा कब तक दुरुस्त होंगे? बोलो ना अम्मी, अम्मी। बहुत जल्द। कई रोज गुजर गए, भरत को होश आया, लेकिन उस हादसे की वजह से उसके पैर काटने पड़े। वो अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके शौहर के दोनों पैर काटने पड़े हैं। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, भरत को घर लाया गया। भरत व्हीलचेयर पर ही बैठता था। अब वो ज़राअत नहीं कर सकता था। कुछ रोज तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का गुजर बसर हो गया, लेकिन अब पूनम परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। पूनम ने अपने सारे जेवर निकाले और उन्हें फरोख्त करने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मा, क्या तुम ये जेवर फरोख्त करने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। नहीं अम्मी, ये सब अब्बा ने आपके लिए बनवाए थे, इन्हें फरोख्त मत कीजिए। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे तो। लेकिन कैसे? आप बहुत अच्छा ढोकला बनाती है अम्मी, अगर हम लोग ढोकले का ठेला डालें तो। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ढोकला बनाकर फरोख्त करने की तैयारी करनी चाहिए। पूनम और बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा दिया। अम्मी, हमने तो ठेला लगा दिया है। चलिए आगाज करते हैं। ठीक है। अम्मा, मुझे क्या करना है? मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम खरीदारों को देना, और प्रिया, तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धोना। ठीक है अम्मी। उन लोगों ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ढोकला तैयार है क्या? हाँ हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे 1 प्लेट दे दो। रोहन ने उस शख्स को ढोकला दिया और ढोकला खाकर वो खुश हो गया। ढोकला तो बेहद अच्छा है। 3 प्लेट पार्सल भी पैक कर दो। ये लो पैसे। रोहन ने 3 प्लेट ढोकला पैक कर दिया और उस शख्स को दे दिया। अम्मा, देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, लेकिन अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे अब्बा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। हाँ। उनके ठेले पर कई और खरीदार आए ढोकला खाने। पहले रोज ही उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गई। पूनम और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है। अब्बा, ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पे बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ख्यालात दिल में हरगिज न लाइए।
पूनम भरत को समझा रही थी, लेकिन भरत के दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्यालात आ रहे थे। वो खुद को लाचार समझ रहा था। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला फरोख्त करते रहे और इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे वो उनके पूरे माह की आमदनी से भी ज्यादा थी। अम्मा देखो कितने सारे पैसे। हाँ, देवी माँ के करम से हम पर पैसों की बारिश हो रही है। काश देवी माँ तुम्हारे अब्बा को पहले जैसा बना दे। हाँ अम्मा। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, देवी माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, कुछ रोज गुजर गए। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला फरोख्त कर रहे थे और यहाँ घर पर भरत मायूस था। हे भगवान, ये क्या कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हश्र होगा। हे भगवान, इससे बेहतर तो मुझे मार ही देते। कम से कम अपने खानदान पर बोझ तो नहीं बनता। भरत की ये पुकार देवी माँ ने सुन ली और वो उनके रूबरू आ गई। अब क्यों मायूस हो भरत? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना। देखो तुम्हारा खानदान कितने पैसे कमा रहा है। क्या करूं इन पैसों का? मैं तो इन सब पर बोझ बन चुका हूँ। ना मैं चल सकता हूँ और ना ही इनकी मदद कर सकता हूँ। देवी माँ, इससे बेहतर मुझे मार दीजिए। मुझे ऐसे नहीं जीना। तुम जिंदगी की कीमत जान चुके हो भरत। तुम्हें इल्म हो गया है कि पैसों से ज्यादा जिंदगी की खुशी ज्यादा अहमियत रखती है। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी। अब जब तुम ये समझ चुके हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस देती हूँ। ख्याल रहे, जिंदगी में जो भी परेशानी आए कभी भी जिंदगी को फालतू मत कहना। जी देवी माँ, मैं समझ गया। और देवी माँ के करिश्मा से वक्त पीछे सिमट मुड़ गया। भरत शहर के बाजार में खड़ा था। उसी सड़क के हादसे वाली जगह पर उसने अपने पैर देखे। वो सही सलामत थे। शुक्रिया देवी माँ, मैं बेहद खुश हूँ। भरत खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप किस मुतालिक बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज मैं जिंदगी और खानदान की अहमियत समझ गया। मेरा खानदान और उसके खुशहाली में ही मेरी जिंदगी की असली दौलत है। क्या बात है, आज आप कुछ अलग ही बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी और उसकी खुशी से बेहद खुश हूँ। और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भागदौड़ में हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं और हमारी जिंदगी की असल खुशी का एहसास हमें तभी होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। हम अमूमन जो हमारे पास नहीं है उसका ख्याल कर कोसते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जिंदगी में भले ही 100 तकलीफें आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी तलाशनी चाहिए। उत्तराखंड में एक कस्बा था। वहाँ बिरजू अपनी अम्मी और अपनी बीवी के साथ रहता था। बिरजू एक होनहार और मेहनती लड़का था। पूरे खानदान का ख्याल रखता था। बिरजू अपना घर चलाने के लिए ट्रेन में समोसे बेचने का काम करता था। हर रोज बिरजू की बीवी लता बिरजू को समोसे बनाकर दिया करती थी। एक दिन बिरजू समोसे को लेकर ट्रेन में पहुंचा। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताजे ताजे समोसे समोसे। भाई साहब समोसा लेंगे क्या? गरम है। नहीं, मैं समोसा नहीं खाता। डाइट पर हूँ। डाइट पर है? ये क्या होता है? किसी स्टेशन का नाम है क्या? नहीं नहीं, किसी स्टेशन का नाम नहीं है। जब इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो डाइटिंग करने लगता है। डाइट पर आदमी कम खाता है। इसका मतलब तो हम गरीबों का हर रोज डाइट चल रहा है। खरीदारों को समोसे बेचने के बाद बिरजू के पास थोड़े से ही समोसे बचते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है। बिरजू ने एक आदमी से कहा, भाई साहब, आप समोसा लेंगे? थोड़े ही बचे हैं।
नहीं भाई साहब, मेरे पास तो मेरा सैंडविच ही बचा है, मैं इसे ही खा लूंगा। ये क्या होता है? सैंडविच? जिस इंसान को बाहर का खाना पसंद नहीं आता ना, वो इसे खाता है। लो, ये खा के देखो। वो आदमी बिरजू को एक सैंडविच देता है, जिसे खाकर बिरजू कहता है, ये तो बड़ा लजीज है। अब से मैं सैंडविच भी बेचूंगा। समोसे के साथ सैंडविच, दोनों से कमाई होगी। इतना कहकर बिरजू घर चला जाता है और सारी बातें अपनी अम्मी और बीवी को बताता है। हमें अब समोसे के साथ साथ सैंडविच भी बेचना चाहिए। इससे लोगों की सेहत भी बनी रहेगी और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। सेहत का तो ठीक है, लेकिन हम ये बनाएंगे कैसे? और हमारी आमदनी नहीं हुई तो? लता सही कह रही है। बिरजू बेटे, एक काम करना, कुछ दिन तुम सिर्फ सैंडविच ही बेचना, समोसे की जगह। शायद हमारा धंधा चल जाए। मैं कल से ही आपको सैंडविच बनाकर देने लगूंगी। घर वालों की बात सुनकर बिरजू बिल्कुल वैसा ही करता है और समोसे की जगह सैंडविच लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है और पहले ही दिन थोड़ी कमाई करके घर लौट जाता है। आधे से कम सैंडविच बिके हुए देखकर लता और उसकी अम्मी ने कहा, निराश ना हो बिरजू, ये तो आज पहला ही दिन है, कल फिर से चले जाना, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा। कल की तैयारी मैंने आज ही कर ली है। हम जैसे तरह तरह के समोसे बेचा करते थे, वैसे ही हम कल से अलग अलग तरीके के सैंडविच बेचेंगे। अलग तरीके? कैसी सैंडविच बेचेंगे? कहना क्या चाहती हो तुम? हम कल पहाड़ी सैंडविच बेचेंगे। पहाड़ी सैंडविच यानी ऐसी सैंडविच, इस एक सैंडविच से पूरे खानदान का पेट भर सके, ऐसा सैंडविच होगा। लेकिन बहू, इसका खर्चा हम कैसे देखेंगे? पहाड़ी सैंडविच बनाने के लिए हमें और खर्चा करना होगा और अगर धंधा ना चला तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हमें ये कदम उठाना ही होगा, वरना हम ऐसे ही पछताएंगे। सबके मान जाने पर लता पहाड़ी सैंडविच बनाती है। दूसरे दिन बिरजू पहाड़ी सैंडविच का एक बड़ा सा टोकरा लेकर ट्रेन में बेचने के लिए चला जाता है। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए पछताए। सैंडविच, पहाड़ी सैंडविच। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच पहले कुछ ही घंटों में पूरे बिक जाते हैं। वो खुश होकर ये बात घर आकर बताता है और अम्मी सारी शाबाशी लता को देकर कहती है, बहुत अच्छी तरकीब निकाली तुमने, मजा आ गया। शुक्रिया अम्मी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज था। वक्त बीत रहा था। बिरजू के पहाड़ी सैंडविच बेहद मशहूर हो गए थे। कई बार तो सारे सैंडविच स्टेशन पर ही बिक जाते थे। बिरजू ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन बिरजू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बिरजू को पूरे 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कह दिया। मानो पूरा खानदान टूट सा गया। अम्मी और लता दोनों बेहद परेशान हो गए। 6 महीने का आराम यानी बेड रेस्ट सुनकर बिरजू और लता के मानो होश ही उड़ गए हों। आपको 6 महीने तक आराम करना है। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा जोर लगाया तो खतरा बढ़ सकता है। अपना ख्याल रखिए और ये दवाइयाँ खाते रहिएगा। तभी लता और अम्मी उससे कहते हैं, ये हमारे खानदान पर कैसी परेशानी आ गई है बिरजू बेटे। अब तुम ट्रेन में धंधा करने नहीं जा सकते और इसी का फायदा उठाकर हमारा पड़ोसी किरोड़ी मल वैसी ही पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेच रहा है। हमारे पास कुछ ही दिन के पैसे बचे हैं। कुछ पैसे तो हॉस्पिटल के इलाज में ही खत्म हो गए। इतना कहते ही हॉस्पिटल में बिरजू को देखने के लिए स्टेशन मास्टर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बिरजू नाजुक हालत में भी उठने की कोशिश करता है। अरे बैठे रहो बैठे रहो। क्या हाल है बिरजू? जब मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैंने सोचा कि तुमसे जाकर मुलाकात करूं। मालिक, सब ऊपर वाले की करामात है, वरना मैं आज जिंदा नहीं होता। हे शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे पहाड़ी सैंडविच को बहुत याद कर रहा था। मेरी तीनों बेटियां पहाड़ी सैंडविच बड़े मजे से खाती थीं और मैं भी। बिरजू उनकी बात सुन ही रहा होता है कि वहाँ पर लता और अम्मी दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। लता और अम्मी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पैसों की परेशानी है। आओ लता आओ,
लता और अम्मी, ये है लता और ये है मेरी अम्मी। मैं इनसे मुलाकात करवाना तो भूल ही गया। ये हमारे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है शुरुआती दिनों में। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बेटे से मिलने आए। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। मैं बिरजू के लिए एक खुशखबरी लाया था। कैसी खुशखबरी मास्टर साहब? खुशखबरी ये है कि स्टेशन में कई दिनों से एक किताब की दुकान खाली हो गई है। वहाँ का किताब वाला दूसरे बड़े स्टेशन चला गया है। तुम और तुम्हारा खानदान चाहे तो उस दुकान को किराए पर ले लो। उस दुकान में अपनी पहाड़ी सैंडविच की दुकान खोल सकते हो। करोड़ी मल के नकली सैंडविच खा खाकर लोग ऊब चुके हैं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर मानो पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब खुश हो जाते हैं और बिरजू और लता कहते हैं, शुक्रिया आपका जो आपने मदद हमारी की। जब तक मैं हॉस्पिटल में हूँ लता और अम्मी दुकान चला लेंगी। जैसे ही मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा वैसे ही दुकान पर जाकर पहाड़ी सैंडविच बनाकर बेचने लगूंगा। दुकान खुलने से हमारे खरीदार रोज आने लगेंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। नेकी और पूछ पूछ, ये हम जल्दी ही करना चाहेंगे। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर बिरजू दुकान भाड़े पर ले लेता है। लता और अम्मी दोनों मिलकर पहाड़ी सैंडविच का धंधा वहाँ चालू कर देते हैं। किरोड़ी मल के सैंडविच अब कोई नहीं खरीद रहा था। कुछ दिन के अच्छे धंधे से उन्होंने दुकान का भाड़ा भर दिया और अम्मी ने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया। बिरजू की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है और बिरजू अपने दुकान पर ठाट और फक्र से पहाड़ी सैंडविच बेचता है। पूरा खानदान खुशी खुशी रहने लगता है।